वेलकम टू डे 8 ऑफ मैथ्स विजार्ड। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जीएसटी चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है और आज बारी है नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाने की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सिलेबस में 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल स्टडीज। क्या बोलते हैं हम इनको? कॉमर्शियल स्टडीज चैप्टर। मैथमेटिक्स में आपके पास ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आगे चल के अकाउंट्स रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, सीए बनने की कोशिश करते हैं, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास हेल्प करता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स कॉमर्शियल वाले स्टडीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपके पास जितने भी चैप्टर्स बने हुए हैं उनमें इन तीनों चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो कमर्शियल स्टडीज में पहला जो चैप्टर आपके पास जीएसटी है, जो कि हमने कवर अप कर लिया है पूरी तरीके से। आई होप आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और किसी भी तरह का कोई भी जो डाउट है वो नहीं होगा। दूसरा है आपके पास बैंकिंग, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसको भी बेहतरीन तरीके से हम आपको करवाएंगे। और तीसरा है आपके पास शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा नो डाउट इस चैप्टर के बाद। तो आज जो हमारा टारगेट है उसे हम शुरू करते हैं, बैंकिंग। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस आज के पूरे सेशन का और डेली के पूरे सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों के डाउट का सॉल्यूशन जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही जो क्वेश्चन मैं एंड में दूंगा उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो अप्रिसिएशन कमेंट जो भी आप कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम बैंकिंग चैप्टर को। ठीक है, अगर आप बैंकिंग चैप्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग नो डाउट साफ साफ नेम आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये बैंक से रिलेटेड है। यहाँ पे हम बात करते हैं, वैसे अगर आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि कुछ जो अकाउंट्स होते हैं बैंक में, जो अब हम अकाउंट्स खुलाते हैं, अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो अलग अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि सेविंग अकाउंट है। और मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो सेविंग अकाउंट होते हैं। ठीक है, बचत खाता बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक होता है आपके पास करेंट अकाउंट। क्या होता है आपके पास? करेंट अकाउंट। इस अकाउंट का हम जो यूज करते हैं जनरली यूज करते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए। ठीक है, और भी बहुत टाइप के अकाउंट्स होते हैं। क्योंकि मैं कॉमर्शियल साइड का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैं साइंस के साइड का रहा हूं, तो मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन इन दोनों के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है। और तीसरी चीज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद एक आता है फिक्स डिपॉजिट, वो अलग चीज होती है। ठीक है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। और ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी आपके पास एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पर्पज से आपके पास ये जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, समझाऊंगा, डिटेल में जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिलहाल हम इसको और इसको नहीं डिस्कस करेंगे। डिस्कस हमारा करने का जो है आज का मुद्दा वो है आपके पास ये चीज, आरडी अकाउंट। तो चलिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा जो है वो समझ लेते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को समझने से पहले थोड़ा सा ना फिक्स्ड डिपॉजिट को समझने की कोशिश करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को। ठीक है ना, आप लोगों ने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बात कर रहे होंगे कि एफडी करा दो, अमाउंट को क्या करा दो? एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट करा दो। क्या होता है इसमें? आपके अकाउंट में मान लेते हैं, आपका नॉर्मल सेविंग का अकाउंट है उसकी बात कर रहे हैं, आपके अकाउंट में मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज पड़ा हुआ है, 10,000 रुपीज पड़ा हुआ है, 10 12 लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंपेरिजन करने में अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन भी पता चलेगा। मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 12,000 रुपीज है और लेट से आपको अभी 1 ईयर के लिए जरूरत नहीं है उस 12,000 रुपीज का। तो आप क्या करते हो? आप बैंक के पास जाते हो, या फिर अब तो ऑनलाइन भी हो रहा है, अपने आप खुद भी कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट, राइट? तो आप क्या करते हो, इसको 12,000 का ना बैंक का फिक्स डिपॉजिट कर दिया। फिक्स डिपॉजिट कर दिया, जो 12,000 आपके अकाउंट में शो हो रहा था सेविंग अकाउंट में, अब शो नहीं होगा। क्या होगा? बैंक ने ले लिए ये 12,000 रुपीज, और वो 12,000 रुपीज को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, उनकी एक्सपर्ट टीम होती है, उनसे वो ज्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं और आपको कुछ कम इंटरेस्ट पकड़ा देते हैं। इस तरीके से बैंक जो अपना प्रॉफिट बना लेती है। खैर वो तो उनकी अलग बात है, लेकिन हमें अभी समझना है यहाँ पे ये कि फिक्स डिपॉजिट करने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। फिलहाल उन्हें तो नो डाउट बैंक है भाई, अपना तो प्रॉफिट निकालेगी। तो 12,000 पे बैंक आपको क्या करती है, 6% के आसपास आपको ना इंटरेस्ट रेट देती है, इंटरेस्ट पर एनम। पूरे साल में कितना इंटरेस्ट देती है? इंटरेस्ट, इंटरसेक्ट क्यों लिख रहा हूं, इंटरेस्ट कितना देते हैं? 6% आपके पास पूरे साल का। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि एक साल में इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट अगर मैं निकालता हूं, जिसे हम सिंपली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6/100, 6% ऑफ 12,000 निकालना है हमें। तो एक साल के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 2020 12×6 = 72। अरे 1,20,000 कर दिया ना, 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 2020 कैंसिल, 12×6 = 72, 72 और 720 रुपीज आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो एक साल के बाद आपके पास जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 12,000 तो मिलेगा, नो डाउट, आपको वो पैसा कहीं नहीं गया, प्लस 720 रुपीज ये फिक्स्ड अमाउंट होता है, इतना ही मिलेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इसलिए इसको फिक्स डिपॉजिट के नाम से हम जानते हैं। तो 12 टोटल अमाउंट कितना होगा, 12,720 रुपीज। बोलिए हाँ या नहीं। दिस अमाउंट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योर हो गया आपका एफडी। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भिड़े साहब है ना, जो टीचर है, वो बात करते हैं कि आज हमारा एफडी मैच्योर हो रहा है। मैच्योर होने का मतलब उसकी जो टाइम पीरियड थी 1 ईयर की, 2 जितने भी साल का उन्होंने एफडी करवा रखी थी वो कंप्लीट हो गया, और आज उनको टोटल अमाउंट मिलने वाला है। जो अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट किया था उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस टोटल वैल्यू को बोलते हैं मैच्योर्ड वैल्यू, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योर्ड वैल्यू या फिर मैच्योरिटी वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू बोल सकते हो। तो इतना अमाउंट आपको एक साल के बाद मिलेगा। ये फिक्स डिपॉजिट की कहानी हमने बताया, जिसमें आपने स्टार्टिंग में ही वन टाइम पेमेंट किया था। कितना? वन टाइम पेमेंट किया था। कितना? 12,000 रुपीज। बताइए हाँ या नहीं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करने वाले हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको हम आरडी अकाउंट के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपके पास? आरडी। और यही आज हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप वन टाइम पेमेंट नहीं करते हो, वन टाइम पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो 12,000 हमने फिक्स डिपॉजिट में दे दिया था, यहाँ पे वन टाइम नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? मंथली बेसिस पे होता है। मंथली बेसिस पे आप अमाउंट को पे करते हैं। हम 12,000 ही पे करेंगे, लेकिन मंथली बेसिस पे भी पे करेंगे पूरे साल में। तो क्या अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाएंगे हम, ठीक है, कि कौन से अकाउंट में हमें ज्यादा अमाउंट जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो वन टाइम दे देते हैं। अगर किसी पर्सन के पास 12,000 रुपीज है तो 12,000 जमा कर दो, एक साल के बाद आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि अब हमने देखा अभी। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास नहीं है 12,000, तो वो हर महीने अमाउंट में कुछ ना कुछ जमा करवाना चाहता है। कितना? 1,000 रुपीज। तो 12 मंथ्स में कितना हो जाएगा? 12,000 रुपीज हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये जो अमाउंट मैं बोल रहा हूं कि 1,000 रुपीज पर मंथ जमा करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन मंथली बेसिस पे, नो प्रॉब्लम। तो 12 मंथ में 12,000 रुपीज हो जाएगा। फिर हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या लगता है किसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? ये जो मंथली बेसिस पे आप जो 1,000 रुपीज जमा कर रहे हैं, या तब जाकर पूरे साल में 12,000 रुपीज होगा, या फिर आपने स्टार्टिंग में ही 12,000 रुपीज दे दिया? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा आप कमेंट भी कर दीजिए कि पता चल जाएगा आप क्या सोच रहे हो कि इसमें रिकरिंग डिपॉजिट में या फिक्स डिपॉजिट में। बताइए जरा, फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या फिर रिकरिंग डिपॉजिट में? दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है ना? कमेंट करके बताइएगा, समझ में आ गया होगा तो। और नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हम आपको समझा देंगे। चलिए मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं बैंक हमसे अगर पैसा ले रही है, मान लो फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, 12,000 की बात करते हैं, ठीक है। 12,000 आपने दे दिया, वन टाइम पेमेंट कर दिया फिक्स डिपॉजिट के केस में, तो 12,000 को तुरंत वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। बैंक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है भाई उनको, तो इन्वेस्ट कर दिया तो उनको 12,000 पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात से। 12,000 इज अ बिग अमाउंट, वन टाइम पेमेंट, समझ रहे हो? तो इंटरेस्ट क्या उसी टाइम पे ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप मंथली बेसिस पे 1,000 रुपीज दे रहे हो तो उनको 1,000 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले मंथ 1,000 डालो, उस पर फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 2,000 पे मिलेगा, फिर 3,000 पे, 4,000 पे, हर मंथली ऐसे 1,000 रुपीज इंक्रीज होता जाएगा। तो आपको क्या लगता है किसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिला होगा? क्योंकि 12,000 आपने इनिशियली अमाउंट दे दिया, तो उसी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। 12,000 से ही शुरू हो गया आपका इंटरेस्ट, और पूरे साल चलता रहेगा आपके पास। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है आपके पास, इन दोनों में से, इन दोनों के अलावा और भी बहुत ज्यादा। फिक्स डिपॉजिट भी उतना अच्छा नहीं, इन्फ्लेशन के आसपास आपका अमाउंट मिलता है। समझाऊंगा इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है, बाद की बात है। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है आपके पास, और ये जो आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट है, इसमें आपके पास जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस में मिलता है?
फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा मिलता है। समझ में आ जाएगा अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको तो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट बता दिया 720 रुपीज मिलेगा। वही सेम अमाउंट लेकर हम यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने हैं रिकरिंग डिपॉजिट के केस में, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, ₹1000। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, कितने मंथ्स के लिए जमा करेंगे उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे एन रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो 12 मंथ्स के लिए हम यहाँ पे जमा करने वाले हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से बोलते हैं, जो कि वही सेम रखेंगे, हम 6% रखेंगे। फिर हमें पता चलेगा ना कंपैरिजन में कि किसका अमाउंट जो है ज्यादा आएगा। तो आपको बता दो, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट के केस में, वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 1/12, क्योंकि पूरे साल का पर मंथ है इसीलिए 1/12, और इंटू में रेट ऑफ 100%। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है 1 से लेकर 12 तक जोड़ने का, और कुछ भी नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है ना। आपको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 10th क्लास में पढ़ाने वाला हूं, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। फिलहाल आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, बस इस फॉर्मूले को रट्टा मार लीजिए, दिमाग में बिठाने की कोशिश कर लीजिए, और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई करके भी लिखना चाहें तो नीचे 2400 आ जाएगा, ऊपर ये सारे आ जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू आर ब्रैकेट, फिर n ब्रैकेट में n+1 और डिवाइडेड बाय 2400। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को ऐसे याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रखें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, राइट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब कैलकुलेशन करना शुरू करता हूं तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज। नंबर ऑफ मंथ्स कितना, 12 है, एक साल के लिए रहे, तो 12 + 1 डायरेक्टली 13 लिख दूं, तो मल्टीप्लाई में 13 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में 1/12, इंटू में रेट कितना है 6/100। आइए कैलकुलेशन करने की हम कोशिश करते हैं। इसमें 2 0 से पहले तो 2 0 को उड़ाओ, और 12 से 12 उड़ जाएगा, 2 से इसको काट दो 3 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। 13 या 39, 39, और ये कि ये 0 बच गया। ₹390 इंटरेस्ट मिल रहा है। बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि फिक्स डिपॉजिट में आपके पास जो अमाउंट है वो ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। बोलिए हाँ या नहीं। वेरी सिंपल भाई, तो ₹390 ही मिल रहा है, मतलब एट दी, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया था, 12,000 सही है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो मैच्योर्ड वैल्यू मिलेगा वो 12,000 तो मिलेगा, प्लस ₹390 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो किस में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिला, फिक्स डिपॉजिट में मिला, इन दोनों के कंपैरिजन में। वैसे फिक्स डिपॉजिट में भी कम अमाउंट मिल रहा होता है इंटरेस्ट के तौर पे। समझ में आई इतनी बात। आई होप आप सभी को ये जो चीज है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इस पूरे बैंकिंग चैप्टर में आपको मैं बता दूं, ये ना पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये जो कमर्शियल स्टडीज वाले चैप्टर हैं वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, ये एवरी पर्सन के लिए है। ये तीनों चैप्टर, पहला चैप्टर जीएसटी, दूसरा चैप्टर बैंकिंग और तीसरा चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड की बात कर रहा हूं, ये तीनों चैप्टर हर एक पर्सन को आना चाहिए। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब फाइनेंस के बारे में काफी कुछ सीख जाते हो इनसे 10th क्लास के लेवल पे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है सीखने को, बट 10th क्लास के लेवल पे अगर आपको इतना भी आता है तो आप बहुत सारे लोगों से काफी ऊपर है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। बैंकिंग चैप्टर में आपको जो याद रखना है, बैंकिंग चैप्टर में आपको जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने, 2 से ज्यादा नहीं। पहला इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया, P मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई देंगे, मल्टीप्लाई होता ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/12 और इंटू में रेट बाय 100, ठीक है। चलो अब इसको मैंने पहले बता दिया, P इंटू आर, फिर N ब्रैकेट में N+1 डिवाइडेड बाय 12 दूना 24, 100 भी आप डायरेक्टली ऐसा भी याद रख सकते हैं इन शॉर्ट। अगर आप ये चीज याद रखना चाहते तो ये रखें, दोनों सेम ही है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और दूसरा याद रखना होता है मैच्योरिटी वैल्यू का। क्या होता है ये मैच्योरिटी वैल्यू? अभी अब समझाया मैंने आप लोगों को मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या मिलेगा बताना जरा, कि आपने कितना अमाउंट जमा किया, अमाउंट डिपॉजिट। कई बार ना क्वेश्चन में ना अमाउंट डिपॉजिटेड पूछ लेते हैं, आओ समझाता हूं। अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट आपने पूरे साल में कितना जमा किया। तो देखो अमाउंट डिपॉजिटेड कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल जो मंथली बेसिस पे प्रिंसिपल आप जमा कर रहे हो, और एन मतलब कितने मंथ तक जमा किया। जैसे कभी पीछे हमने आपको समझाया कि आपने हर महीने 1000 रुपीज जमा किया था पर मंथ, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने थे 12, तो आपने टोटली 12,000 ही तो जमा किया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मेरे से फिर स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं। तो भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड है, रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो अगर आप नॉर्मली सोचते हो तो फॉर्मूला बना लोगे, तो ये फॉर्मूला रट्टा मारने वाले थोड़ी है भाई, ना ही ये फॉर्मूला रट्टा मारने वाला है। वो तो मैंने अभी आपको एपी करवाया नहीं, इसलिए मैंने ये वाली जो चीज है बता दिया, वरना ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला
है, फॉर्मूला ही नहीं है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, P इंटू एन। बोलिए हाँ या नहीं? और क्या अब मैच्योरिटी वैल्यू मतलब साथ में इंटरेस्ट भी तो होता है, तो प्लस में आप यहाँ पे आई लिख दोगे। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, इंटरेस्ट की जगह पे कई जगह पे ऐसे लिखा रहेगा SI, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, एक ही बात होती है। समझ में आई इतनी बात? वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं, बस यही दो जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है। अगर MCQ में आ जाए तो एक चीज और याद रख लीजिएगा, क्वालिफाइंग सम क्या होता है? क्वालिफाइंग सम, क्वालिफाइंग सम MCQ में पूछा हुआ है, इसलिए बता देता हूं। प्रिंसिपल के साथ n ब्रैकेट में n+1/2 और कुछ नहीं, ये वाला जो हिस्सा है ना उसी को बोलते हैं क्वालिफाइंग सम। बस इतना याद रख लीजिएगा अगर आप रखना चाहें तो, वरना ये दो तो है ही, इन्हीं दो पे हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो उड़ा देंगे, सिर्फ इन दो फॉर्मूले से। ठीक है, चार तरह के वो देख लीजिए वेरिएबल कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, दो रहा, एक ये रहा, तीन रहा, एक ये रहा, चार वेरिएबल है, तो चार टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब 4 वीडियो में अपलोड करूंगा इस बैंकिंग चैप्टर का, और एक MCQ का हो सकता है, तो 5 वीडियो और, मतलब अगले 5 दिन में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। और एक आज ये 6, वैसे ये एक दिन का चैप्टर है, अगर मैं कंटिन्यूसली 45 to 1 आवर भी पढ़ा दिया ना 1 घंटे, तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, आपको मैं थोड़ा थोड़ा फीड करना चाहता हूँ, लेकिन वो बेस्ट तरीके से फीड करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने 20 मिनट्स के आसपास का जो सेशन है वो डेली का रखा है, और कंसिस्टेंसी आप भी बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो इसी के बेस पे है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको आंसर जो है वो कमेंट करके बताना होता है, आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने। तो क्वेश्चन आपके पास जो है वो कुछ ऐसा है कि आप पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये जमा कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको 8% मिल रहा है, और जो नंबर ऑफ मंथ्स है आपके पास उसमें आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो इस अमाउंट को। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, कौन सा है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है आपके पास। तो मेरा सवाल है, क्वेश्चन ओनली सिर्फ इतना ही है, फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू, फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू। अगर आपसे हो जाए तो यूं समझ लीजिए कि आज के जो क्लास मैंने करवाया है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है। और अगर कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली क्लास में हमारे पास यही जो रहने वाला है वो सेशन रहने वाला है, जहां पे हम आपको फाइंड आउट जो है वो करना सिखाऊंगा हर एक चीज। आई होप आप सभी को सभी चीजें आज के सेशन में क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।